मेहमानों से आपका परिचय करा दें। सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के। सुरेश जी का बहुत स्वागत है। आजम खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजम खान साहब का बहुत स्वागत है। अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनुभव जी का बहुत स्वागत। सतीश जी, खुला ऑफर, खुला खेल, फरुखाबादी, न पर्दा, न दाएं कान में, न दाएं से न बाएं से, सीधा कहा कि भाई मुसलमानों, आप चाहते हो कि भाजपा की सरकार जाए तो हमारे पीछे आ जाओ। सपा के पीछे आपने लग के देख लिया, ये नहीं हरा सकते। इस बात कह दी गई, थोड़ी सनसनी हो गई, लेकिन इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं जमीन पर? ये बात कितना कन्विंस कर पाएगी उत्तर प्रदेश के मुसलमान को? सतीश जी। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है। सरकार का नजरिया, हालांकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि सरकारों का नजरिया एक वर्ग विशेष के प्रति, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनके प्रति कोई बहुत बेहतर बिहेवियर नहीं है। बुलडोजर के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर इस तरह के अगर माहौल उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बेरोजगारी चरम के ऊपर है। कहीं ना कहीं नौकरियों में एक वर्ग विशेष, उसमें मुख्यमंत्री जी की जाति के सजातीय लोगों को देखेंगे कि दाएं बाएं करके जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया, बाकी लोगों को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा। पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग सरकार की नीतियों को लेकर के एक मन में उनके आशंका है। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी ने एक बेहतर कदम उठाया है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि चुनावी अनुभव को अगर आप देखेंगे, मुस्लिम समाज ने 2 बार, 2017 है, 2022 में है, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए गया, उनको लगा कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम ये कहते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी आज अगर सत्ता में बीजेपी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही एक रोल रहा है कि उन्होंने जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा की, बहुजन समाज पार्टी की एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश करी। और ये बिल्कुल सच है। देखिए, तमाम अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की 125 सीटों के ऊपर देखेंगे, 125 सीटों में लगभग 90 सीटें ऐसी हैं कि वहां अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन जाता है तो वो सारी की सारी सीटें क्लीन स्वीप जाएगी। अब एक अच्छी शुरुआत है। बहन जी ने बेहतर तरीके से तमाम लोगों को जोड़ करके जो कल्याणकारी नीति है, और ये सच है। देखिए ये सच है कि 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की अगर आप सरकार देखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा ठीक है सतीश जी, अभी रुकना होगा। अभी ठीक है सतीश जी, अभी सरकार कैसी चल रही है उसकी चर्चा ने आज, अभी विशुद्ध गणित जो मायावती ने गणित समझाया, आज केवल शो उतने पर रहेगा। आजम खान साहब के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूं, मायावती ने जो वहां समझाया 100-150 मुस्लिम चेहरों को बुला के, वो ये भी समझाया कि जब आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाएं, आजम भाई आप गौर सुनिए, तो आप ये जो सतीश जी बता रहे वो तो ठीक ही है कि हमने क्या क्या क्रांति की, बोले ना, ये तो बता ही देना, लेकिन उसके अलावा मूल बात ये बताना कि जो बहन जी ने कहा, जो मेरे पास जानकारी आई कि अखिलेश यादव के पास 14% यादव है क्या, और हमारी ओनरशिप जो है या हमारा जो बिलोंगिंगनेस है वो कितने % दलित है? लगभग 1.25 गुना। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा मुसलमान भी आ जाएगा तो हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वहां पूरी मेहनत करके देख ली मुसलमान ने, 82% वोट देके भी, लेकिन वो यादव और मुसलमान मिलकर सरकार नहीं बना पाए। बोले ये जरूर समझाओ। वहां जाके बरेली में, रामपुर में, सहारनपुर में, अंबेडकर नगर में, आजम खान साहब वो कह रहे हैं कि जो उस गाड़ी में धक्का लगाने से कोई फायदा नहीं जो स्टार्ट नहीं हो सकती। बोले फेफड़े भी फूल जाएंगे थोड़ी देर में, कितना धक्का लगाओगे? वो अच्छा, एक बात तो ठीक है, 1 मिनट, 22 में अखिलेश जी को 82% मुसलमान का वोट मिला, जो आंकड़ा आया बाद में एजेंसीज का 82%। इतना मैसिव सपोर्ट नेताजी को भी कभी नहीं मिला था। आजम भाई, देखिए अमिताभ जी, राजनीति अर्थमेटिक्स से नहीं चलती है,
बहन जी ने जो अर्थमेटिक समझाई है वो यकीनन सुनने के लिए बहुत अच्छी है, कानों को बहुत अच्छी लग सकती है कि 19 दशमलव कुछ % मुसलमान और 22 दशमलव कुछ % दलित मिलके 42% का बनता है, और जो 42% पाएगा वो सरकार बना लेगा। ये कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या बहन जी के पास 22% दलित है? चुनावी आंकड़े तो ये कहते हैं वो आज 9% पे आके सिमट गई हैं। अभी आप लेटेस्ट जो लोकसभा चुनाव रहा उनका परसेंटेज 9 पॉइंट समथिंग है। तो ये सब आंकड़े हैं जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। एक बात, और मुस्लिम आखिर भरोसा कैसे करे, सवाल मुसलमानों का सबसे बड़ा ये है। क्या बीजेपी ने 3 बार, बीएसपी ने 3 बार बीजेपी से मिलकर सरकार नहीं बनाई थी उत्तर प्रदेश में? तब उनका कहा गया था मुस्लिम प्रेम। 2002 के गुजरात दंगों के बावजूद वो मोदी जी के मंच पे चली जाती हैं और मोदी जी का गुजरात में प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये बातें खटकती है ना कि अगर आप सांप्रदायिकता की विरोधी हैं, सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी हैं, तो आप उनसे गलबहियां नहीं कर सकती हैं। आजम भाई एक मिनट रुकिए, फिर पूरी बात कहेगा। इसमें एक चीज मैं जरूर बता दूं, आजम खान ने कहा कि भाई ये चीजें खटकती हैं, गलबहियां की सांप्रदायिक ताकतों से, ऐसा बोला ना। जब 2019 में समाजवादी पार्टी बहन जी के घर गए, उनकी कोठी पर गए, सपा की लीडरशिप के दरवाजा खोलो हम आए हैं, हम अलायंस चाहते हैं, ठीक। तब उस वक्त जब गए थे सपा के लोग, उस वक्त तक बहन जी 3 बार सरकार में रह चुकी थी भाजपा के साथ, और सबको पता था। ऐसा तो नहीं कि गुपचुप रही थी कि कोई पता नहीं था। वो गुजरात वाला प्रसंग भी बीत चुका था, आपको तो सब पता था। फिर भी आप उनकी ड्यूटी पे गए कोर्निश की, बोले हुजूर हुजूर आला हम आए हैं, क्या गए? आप उनको मैनपुरी ले गए, बोले बहन जी तुम्हें हमारी कसम मैनपुरी आओ और रामपुर भी चलो, ले गए ना। आप काहे को अलायंस किए? जब आपको पता है कि मायावती इतना गड़बड़ कर चुकी हैं, तो आपने अलायंस काहे को किया? एक मिनट रुक जाओ, फिर पूरी बात करना। मैं मान लेता कि मायावती ने सपा से अलायंस किया। अगर मायावती चल के गई होती मुलायम सिंह जी के घर, वो तो घर से निकली नहीं, जो आए सो आप ही लोग गए। सीताफल की आप ही लोग गए कि नहीं गए, है ना? साहब ये बात तो सही है ना? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने एक ईमानदार कोशिश की थी कि बहन, अरे काहे को की? जब आप जानते हो कि मायावती सांप्रदायिक हैं, जब आप आरोप लगा रहे हो मायावती सांप्रदायिक है, तो कोशिश क्यों की? ईमानदार, मैं कह तो रहा हूं, बहन जी को सेकुलर ताकतों को लाने की एक ईमानदार कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश भी हमारी नाकाम रही। चुनाव के दरमियान, चुनाव के तुरंत बाद वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लेती हैं। हमने कोशिश की थी, हम मानते हैं कि हमने कोशिश की थी। भैया दलित वोटर है, मेरा बड़ा मासूम सवाल ये था, चलो अलायंस कर भी लिया, लेकिन आप अपने परिवार की सीटों पर तो मायावती जी को न ले जाते। मुलायम सिंह को जिताओ, ये अपील कौन कर रही? मायावती। बताओ क्या बचा फिर? वहां से तो आप दूर रहते। हमने एक ईमानदार कोशिश की थी कि जो दलित वोटर है उसकी नेता का सम्मान किया जाए, और बहन जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने कभी वो नहीं किया है, कभी उनका अपमान नहीं किया। हमारी नीतिगत हम लोगों की पॉलिसीज अलग हो सकती हैं, हमारे उनके मतभेद हो सकते हैं, उनकी सोच कुछ और है। ठीक है, आजम भाई अभी रुकना होगा, मैं सुरेश जी के पास चलूंगा, लेकिन एक जनता ये जरूर सुनती, जब आप लोगों को तो वो पूछती है कि 19 में नीतियां एक हो गई थी आप लोगों की, अलायंस से 1 घंटे पहले तक नीतियां अलग थी, अलायंस हो गया, नीतियां एक हो गई, फिर अलग हो गया, फिर नीतियां अलग हो गई। ये कोई रंग है क्या नेल पॉलिश का? क्या ये नीली लगाई फिर पीली लगा ली, वो नीली हटा के, गजब कर रहे हो यार। बोले बहन जी सेकुलर सोमवार को, मंगल को बोले बहन जी कम्युनल, फिर बुध को बोले बहन जी सेकुलर। ये क्या है यार? एक लाइन तो रखो। आप मैनपुरी क्यों ले गए? हम करें दुनिया में अलायंस करते, मैनपुरी तो अपने आप जीतते यार। नहीं,
क्या दृश्य था, क्या दृश्य था, आपने देखा था? मेरे दिमाग में तो फोटो छपी हुई है। सब लोग बिल्कुल ऐसे थे कि नहीं थे? जे हो रही थी कि नहीं? काय को किसी का सम्मान करना कब से गलत हो गया अमिताभ जी? ठीक ठीक सम्मान करना कब से गलत हो गया? भारतीय संस्कृति में हम बता रहे एक मिनट रुक जाओ भैया, ज्यादा भारतीय संस्कृति के लपेटे में ना आओ। हम बता के सुरेश जी के पास जा रहे हैं ताकि ये आपको हमेशा के लिए ये बात याद रहे। अलायंस में तब बराबरी की बात होती कि भाई 2 बार अखिलेश जी गए, 1 बार बहन जी आई, बोले अखिलेश जी हैं क्या, बोले चाय बनवाओ हमारे, तो मैं मान लेता, कोई सम्मान करने का मसला नहीं था। गेट भी 10 मिनट बाद खोला था। हम उन चीजों को कहना नहीं चाहते, आप लोग घोर माठा कर देते हो यार। मेरे स्मरण में हर घटना है, मुझे गूगल थोड़ी देखना यार। क्या 10 मिनट बाद गेट नहीं खुला था और आप खड़े रहते 10 मिनट? सबको पता था कौन आया, पहले से टाइम तय था। उसके बाद भी आप बता रहे हो कि हम तो सम्मान करते हैं। मालिक इतना भी सरल नहीं है जितना सरल आप बताते। तो खैर सुरेश जी, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया, गाजियाबादी नहीं फर्रुखाबादी। बोला मुसलमान हमारे पीछे आओ। अभी तक ये सब काम इशारों में होते थे, लेकिन बहन जी ने तो खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया। बट समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहन जी के क्रेडेंशियल्स इतने खराब हैं सेकुलरिज्म को लेकर कि मुसलमान उन पे भरोसा नहीं करेगा। आजम खान साहब को भी आप सुन रहे होंगे सुरेश जी। फिर बहन जी ने क्या सोच के ये सिक्का उछाला है? अमिताभ जी, पहली बात तो ये, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छी जी। पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम या ये संदेश आज का नहीं है। 1987-86 में हम लोगों ने नारे हैं हमारे कि मुसलमान का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित। उसके बाद 1996 में साहब ने केवल यूपी में ये मान करके कि भाई जिसकी भी केंद्र में सरकार होती है उसके हाउस के 10% ऑफ द हाउस जिसके एमपी होंगे वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने और मान्य बहन जी साथ थी, तो 35 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दी और ये कह करके दी, खुले खजाने दी कि भैया मैं 1 से लेकर के 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की मैं वोट दे रहा हूं अपने समाज की और अपना अथॉरिटी लेटर दे रहा हूं। अगर मेरे मुस्लिम ने अगर मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को वोट दे दी तो 35 जीत आएंगे। 35 यदि बसपा से जीत आते हैं और 20 यदि सारे दलों से जीत आते हैं तो संसद में कोई आवाज नहीं उठा सकता। जो अभी रमेश भिधुड़ी जी ने किया था अमरोहा वाले हमारे सांसद के साथ, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें मुस्लिम समाज ने अपने ही कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और 3500 को 3500 हार गए। मान्यवर कांशीराम से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि ये क्या है, तो मान्यवर साहब का सही शब्द तो ये था कि मुसलमान ने मुसलमान को धोखा दिया है। लेकिन तत्कालीन मीडिया वाले लोगों ने, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं कि जो जेन्युइन चीज है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन क्या किया, पत्रकारों ने कि ये कह दिया कि कांशीराम ने मुसलमानों को गद्दार कहा, जबकि मामला ऐसा नहीं था। तो हमारे ख्यालात तो शुरू से इसमें जो सही बात है वो हम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो नारा है ना, जिस समाज की सुरेश जी भागीदारी की बात तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? प्रशासन में हिस्सेदार भाई आप तो गजब करते। भाजपा वाले भी कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सब। कौन नहीं कह रहा? सब कह रहे। सुनेगा,
सुनिएगा, ये भी सुने और आप भी सुने और आपके माध्यम से और भी सुने। आज का मुसलमान मेरा ये कहता है कि जख्म खाकर भी सितमगार कहलाए, फूल थे और अंगार कहलाए, सारी कुर्बानियां बेकार हो गई है वतन, जान देकर भी गद्दार कहलाए। तो आज जब मेरा मुसलमान इस चीज को महसूस कर रहा है तो उसी को तो हम लोग मुस्लिम समाज में ले जा रहे हैं कि भाई आपकी 20%, 20 से 25 ठीक है तक सुरेश जी, मैं वोट बीजेपी हैं। के पास चलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आऊंगा अनुभव जी के पास चलूंगा। सुरेश जी पुराने आदमी हैं तो वो पुराने उसमें इतिहास में चले जाते हैं। उन्होंने कहा हमारा तो बचपन से ही मुसलमानों के प्रति इतना प्यार लगाव रहा, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सच है कि भाईचारा कमेटी की बैठक में मायावती दशकों बाद बैठी है। अन्यथा छोटे नेताओं का काम था, भाई आप लोग भाईचारा कमेटी मीटिंग कर ले लो, हमको कोई एक आदमी आके बता देना जिसके लिए हम परमिशन दें। ठीक, मायावती जी नहीं लेती थी। एक दूसरा, ऐसा भी नहीं होता था कि आनंद से आकाश से सतीश मिश्रा से कहा जाए कि आप तीसरी रो से बैठना शुरू करो, 2 रो में मौलाना साहब बैठेंगे। इसलिए अंतर है, ऐसे थोड़ी फैसला है महाराज, इतना भी घोर माठा ठीक नहीं रहता। अंतर है, मायावती खुद उतनी है मैदान में। उनने किसी मौलाना से नहीं कहा कि तुम हमारे यहाँ पे बता देना, ना ना, उन्होंने कहा हम खुद बताएंगे गणित। खैर, अनुभव चक जी, आपके पास उधर का भी अनुभव है क्या? भाजपा का तो है और उधर का भी है, कांशीराम जी का भी। इस बात का क्या निहितार्थ है एक, और दूसरा, मुसलमान किस पर भरोसा करेगा? समाज आप पर तो नहीं करेगा, हालांकि आप भी यही कहोगे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो कुछ होना है वो हो जाएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। वो सपा पर भरोसा करेगा या बसपा पर? क्योंकि बसपा ने भी खुला ऑफर दे दिया कि भाई इनके हटाए भाजपा नहीं हटती, और अगर भाजपा हटाना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ, बुलडोजर भी बंद करा दूंगी, एनकाउंटर भी बंद करा दूंगी, बिल्कुल शबे बारात हो जाएगा मामला। अनुभव चक, देखिए अमिताभ जी, जी जो बात अभी आपने कही उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो अभी हमारे साथी एक बात कर रहे थे कि दलित महिला और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने खूब सम्मान दिया, उनकी पार्टी ने सम्मान दिया। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला और देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है कि वो सम्मान वीआईपी गेस्ट हाउस में किस तरीके से उन्होंने करा था। वो सम्मान की बात ना करें, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे हो रहे थे जिस कारण गठबंधन हुआ, और राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं हुए, गठबंधन टूटा। अब मैं बात करता हूं आपकी, जो अभी आपने मुझसे बात कही अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर 2025 चल रहा है, 25 समाप्त होने वाला है। निरंतर ये प्रयास करा जा रहा है कि जो जो दल सत्ता का सुख ले चुके हैं और आज सत्ता सुख से वंचित है, उनको सत्ता की चाह सता रही है। वो एन केन प्रकार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता को पाने में सफल हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको मौका नहीं दे रही है। मौका ना मिलने के कारण वो एक दूसरे को मानते हैं कि अगर इनका 9% वोट या दूसरे दल का जो वोट है वो हमको मिल जावे तो शायद हम सत्ता पाने में कामयाब हो जाएं, और इसके लिए उनको एक माध्यम दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 2 की स्थिति में हम दिखाई दे, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नेपथ्य में चला जाए, दूसरी पार्टी नेपथ्य में चली जाए, उसकी उपस्थिति जनता की नजर में शून्य हो और वोटर हमको वोट करे। ये वो प्रयास चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार सबका साथ सबका विकास के काम में लगी हुई, जनहित के काम में लगी हुई है, और जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश के जनता को, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत देते थे, उनके घरों में बुलडोजर भी चल रहा है, और ये देख के जनता प्रसन्न है। और हर चुनाव में इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवा कर सदन में भेजने का काम करी, और सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो बना रही। एक मिनट भाई अनुभव, मेरा आज मूल सवाल ये था, आपके पास दोनों दलों का अनुभव है, जिस दल में आज आप है उसका तो है और बसपा का भी है। मैं समझना चाह रहा था कि बसपा मायावती के इस ऑफर का जमीन पर क्या असर दिखेगा, क्योंकि इसमें तो आप स्टेक होल्डर नहीं हो, तो इसमें तो खोल के बता ही सकते हो। ऐसी गलत फहमी तो आपको भी नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान आपको झरा वोट दे रहा है, ऐसी गलत फहमी तो नहीं है। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अलग नारा है, लेकिन सच है कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा। तो मुसलमान तो उसके तो दो ही स्टेक होल्डर है, अखिलेश यादव और मायावती।
उसमें मायावती का ये जो ऑफर है ये आपकी समझ में कहाँ खड़ा होता है, ये समझना चाह रहा था मैं। ठीक है अमिताभ जी, जो बहन जी का प्रयास है वो उन्होंने सही दिशा में करा हुआ है। और ये जो बैठक उन्होंने भाईचारा कमेटी की करी है वो भी उन्होंने बहुत सालों बाद आज ली है, कल ली है। और उसका परिणाम क्या होगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन ये प्रयास उन्होंने करा है, सार्थक प्रयास है। पूर्व की सरकार में उन्होंने अपने वोट के लिए काम करके दिखाया है। और उस पर जिस उन्होंने अपने वोटर को लुभाने के लिए भाईचारा कमेटी के बैठक बुलाकर और प्रदेश स्तर पर संयोजक बुलाकर जिला स्तर पर काम करने के लिए भेजा है, निर्देश दिया है, जमीन पर उसका कितना असर होता है, वो क्या काम करते हैं, वो आने वाले वक्त में अमिताभ जी दिखाई देगा। जी ठीक बात है। सतीश जी के पास चलूंगा, लेकिन आजम भाई के संज्ञान के लिए एक बात कहता हूं ताकि रिफ्रेश हो जाए, बाकी तो उनको सब चीज पता ही है। अगर हम तटस्थ होकर सोचें तो मायावती ने किसी के साथ सरकार बनाई हो, लेकिन मायावती ने अपनी शैली से कंप्रोमाइज कभी नहीं किया, नेवर। और मायावती के किसी शासनकाल में 4 बार वो चीफ मिनिस्टर नहीं, एक बार मेजॉरिटी की सरकार में नहीं, 3 बार भाजपा के उस प्रयास से रही। चारों बार की चीफ मिनिस्टरशिप में कहीं से ऐसा कोई विषय नहीं आया कि मायावती ने मुसलमानों पर लठ बजवा दिया इसलिए कि वो भाजपा के साथ है, कोई विषय नहीं आया। उल्टा ये विषय जरूर आया सतीश जी कि भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा के 176 कितने 176 मायावती और घासी रंगपाल 66, यानी कंप्लीटली भाजपा की सरकार, बहन जी चीफ मिनिस्टर, और मथुरा में विश्व हिंदू परिषद के प्रोसेशन पर लाठी चलवा दी। सारी आरएसएस के खिलाफ हो गई, फिर भी बोला ना मारो इनके 20-20 लाठी। हमने मना किया तो क्यों निकाला जुलूस? तो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आता है जिसमें यह कहा जाए, भले वो गुजरात गई हो बहन जी, लेकिन उन्होंने जहां वो रूल कर रही है उस स्थान पर कोई ऐसी घटना घटी हो कि जहां हिंसा हो गई हो, जहां दंगा हो गया हो, जहां मुसलमानों पर एट्रोसिटीज हो गई हो, ऐसा नहीं दिखा। और अयोध्या का फैसला मायावती के टेन्योर में ही आया था और पूरे प्रदेश में पिन ड्रॉप साइलेंस बना के रखी। ना इधर वाले मुंह छेट के निकले, ना उधर वाले मुंह छेट के निकले, बोले सब अपने अपने घर में मुंह छेटो, बाहर नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मायावती का ये व्यक्तिगत ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ठीक ठाक है। सतीश प्रकाश जी, सतीश जी। जी देखिए अमिताभ जी, सत्ता में कोई भी रहे, मुख्यमंत्री पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का है। हर जाति को, हर धर्म के लोगों को उसको समान नजरिए से देखे। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। 2007 में मेरठ के जस्ट पास में हापुड़ है, लगभग सरकार बने हुए 8 या 10 दिन हुए। दलितों का कुछ समूह था, कुछ युवा थे, अति उत्साह में पुलिस लोगों से जाकर के उनकी मुठभेड़ हुई और पहला भयानक लाठीचार्ज दलितों के मोहल्ले में। उन्होंने उन उपद्रवियों को बाकायदा पुलिस से वही सख्ती के साथ निपटा। देखिए वहां कहीं भी जाति धर्म देख करके बहन जी कोई कार्रवाई नहीं करती। आपराधिक छवि का जो भी व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करेगा, उसके साथ बहन जी की सरकार हमेशा बहुत सख्ती के साथ पेश आती है। दूसरी बात आजम खान जी ने भी कहा, देखिए ये सच है, एक बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां मुस्लिम आबादी 30 से लेकर के 40% है। 50 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उन सीटों के ऊपर भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत रहा तो उसके पीछे बहुत सारे कारण तो होंगे। अब मुस्लिम समाज को भी ये बात समझ में आ रही है। क्या ऐसा है कि मुस्लिम समाज को, और चाहे वो यादव हो या समाज पार्टी का कोई और वोटर हो, वो मुस्लिम समाज को वोट नहीं देते। मुस्लिम समाज को अगर कोई वोट दे सकता है तो वो दलित है। उन दोनों का कहीं भी कोई पॉलिटिकल, कोई सामाजिक टकराव नहीं है। एक वो बेहतर कॉम्बिनेशन है। 2007 में हमने ये देखा है। आजम खान जी ने एक बात कही, बहन जी के ऊपर कुछ आरोप लगाए। अब आजम खान जी ये भी बताइए कि पहली बार आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से बने थे। राजनाथ सिंह की जो सरकार है
बाकायदा बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा गया और वो सरकार किसके सहयोग से चली थी। तो इस तरह की बयानबाजी ना हो करके देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है, सरकार का नजरिया दमनकारी है। ऐसे समय में ये बड़ा सेंसिटिव समय है, अगर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसी दमनकारी सरकार से छुटकारा दिलाना है तो मुस्लिम नहीं, तमाम समाज के लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक वर्ग की पार्टी नहीं है, एक समाज की पार्टी नहीं है, वो सबकी पार्टी है। उसका क्लियर कट नारा है, सबकी सरकार सबके लिए, जितनी जिसकी संख्यादारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 4 बार की सरकार में कोई भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने तुष्टीकरण की कोई नीति अपनाई हो, किसी वर्ग विशेष को ज्यादा लाभ पहुंचाया हो, किसी वर्ग को उन्होंने उनके हितों को छोड़ करके बाकायदा किया हो। मेरा मानना यह है, अब उत्तर प्रदेश की जनता चाहे जी। आजम खान साहब, 2 उदाहरण तो हैं। एक भाजपा के कंधे पर बैठकर सरकार में थी बीएसपी, और मथुरा में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वालों को गिरा गिरा पीट दिया पुलिस ने, दे लट। और दूसरा सतीश प्रकाश बता रहे कि सरकार बनने, अपनी सरकार, बहुमत की सरकार बनने के हफ्ते भर के भीतर पहला जो शुभारंभ हुआ लाठीचार्ज का, वो दलित मोहल्ले में हुआ। बोले बवाल कर रहे हैं, बोले सीधा करो। 2 उदाहरण तो दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मायावती गुजरात गई हो, चाहे जालंधर गई हो, किसी के मंच पे गई हो, लेकिन जब वो हुकूमत में रही, जितने समय पत्रकार के नाते जितना हम लोगों ने देखा, मायावती के इंडिविजुअल उस पर कोई आरोप ये नहीं लगा सकता व्यक्तिगत तौर पर कि मायावती का फैसला हिंदू और मुसलमान के बीच में बटा था, या मायावती का फैसला किसी और कारण से प्रभावित रहा हो, सांप्रदायिक कारण से। आजम खान साहब, ये दिखता है। देखिए, ये जी, परसेप्शन की लड़ाई है, और जो आज का परसेप्शन है कि मायावती जी, बसपा जो है, कहीं ना कहीं जब बीजेपी कमजोर होती है या बीजेपी को जरूरत होती है कि अब मुस्लिम वोट का बंटवारा किया जाए, किसी और वोट का बंटवारा किया जाए ताकि भाजपा को जीतने में आसानी हो, तो बहन जी आगे आती हैं। आखिर क्या वजह है? बहन जी को कौन रोकता है? 2012 में उनकी सरकार गई, 2012 के बाद आज वो 1 विधायकों की पार्टी है और 12% के वोट शेयर पे है। तो किसने उन्हें कमजोर किया? कमजोर कहीं ना कहीं उनकी नीतियों ने उन्हें किया। समाजवादी पार्टी तो उनको कमजोर तो अब आप क्या कह रहे हैं? अब उनको कुछ नहीं करना चाहिए? अपना काम कर रही है। आप कह रहे हो संन्यास ले लेना चाहिए क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी अपना रोड मैप देती है, उस रोड मैप पे उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करती है, तो हम उसके, हमारा वोट शेयर आज की डेट में विधानसभा में 36% है, और बहन जी का 12% है। क्या खराब है तो आपने पहले गठबंधन क्यों किया? 36% के साथ में खड़ा हो, यानी जिसका वोट शेयर ज्यादा है, जो लड़ाई में ज्यादा दिख रहा है और जो मुस्लिम हितों की बात भी कर रहा है, यानी जो भी बुलडोजर एक्शन हो, तमाम मंदिर मस्जिदें गिराई गई, मदरसे गिराए गए, कहाँ बहन जी बोलती हुई नजर आई? मुसलमानों के किस मुद्दे में बहन जी बोलती नजर आई? किसी मुद्दे में प्रतिक्रिया उनकी नहीं आती है। और आप कह रहे हो आप लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को अपना लिया, तो दूसरा कौन होता है? आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया, उसमें बाद में नहीं गए आप लोग। उसमें भी आप, सुप्रीम कोर्ट में भी तो बेंच हैं, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, तो उसमें दूसरा आदमी कैसे बोल पाएगा? अरे हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के अनुसार हम काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का फितूरबाजी नहीं होती है। अरे आप लोग कह रहे हैं आपका इनाम राशि आजम खान जी, उनका क्या हाल कर दिया आप लोगों ने? अरे आपका इनाम राशि है ना आजम खान साहब, उनको बेइज्जत किया। लगता है कि मुस्लिम कितनी नहीं है लोहिया साहब की क्या नीति है? मुझे एक नीति बता दो, मुझे एक नीति बता दो ना। लोहिया साहब ने अगर कोई किया ऐसे हमने बीजेपी की सरकार गिराई और आज विश्वास है उस पर। अरे आपने तो पता नहीं कहाँ चले गए थे जब वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट गिराई थी, इसलिए गिराई थी कि आरएसएस और बीजेपी वालों की नीतियां मेरे मुस्लिम समाज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है।
और कौन उसके साथ नहीं खड़ा है। अरे हम समझा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि हम आपको मान सम्मान देते हैं। और जब बात कर रहे थे अमिताभ जी कि भाई हमने तो सम्मान दिया है, अरे ऐसे कोई सम्मान नहीं दिया। बस सपा वालों ने गठबंधन की जब बातचीत हुई तो उनको कोई न्योता जा करके नहीं दिया, कोई नहीं मिला, ना कोई चिट्ठी दी, केवल मीडिया में चर्चा करते रहे कि भाई जो वो नहीं आ रही हैं। और जो इनके भाई हैं, हुआ तो दोनों की सहमति से हुआ ना, गठबंधन दोनों की सहमति से हुआ, अकेले का कोई हमारा दिल तो देखो, हमारा दिल तो देखो कि सपा के गुंडों ने क्या किया था। दोनों पार्टियां 1995 में सपा के गुंडों ने क्या किया था। लेकिन माने बहन जी बहुत बड़े दिल वाले हैं और ये बात है कि बाप ने यदि अपराध किया तो बेटे को सजा नहीं देंगे। अरे भाई आपको याद दिला रहा हूँ, जून 1995 में क्या हुआ था सर्किट हाउस में लखनऊ पर। आप लोग ही तो थे, आप लोग ही तो गुंडे बन के आए थे। इसलिए बसपा के पास जो नीतियां हैं वो मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए है, और हमारे पास बसपा के पास सर्व समाज की थ्योरी है। और मैं तो आंकड़े दे सकता हूं कि अगर मेरा मुस्लिम समाज का आदमी अगर 10% भी वोट दे देता 20-22 में से, और बैकवर्ड का 52 में से अगर 10-12% दे देता है, और शेड्यूल कास्ट का 16 से 20 में है, वो भी 10-12% वोट दे देता है, और मेरा जो सवर्ण समाज है जिनको बसपा की आइडियोलॉजी पसंद है, अगर वो 5% भी 15 में से दे देता है तो 37 से लेकर के 43% तक वोट हो जाता है। इसलिए माननीय बहन जी ने पूरे अंकगणित के साथ पूरा गणित समझा करके आप लोग बता दीजिएगा ना, आपने मेरे मुस्लिम समाज का कौन सा कल्याण किया। अरे हज हाउस में बनाया, सबसे पहले हज हाउस में बनाया उत्तर प्रदेश में, तो माननीय बहन जी ने बनाया। आप लोग तो नमाज कहीं हो ठीक तरीके से तो वो शांतिप्रिय रूप में हो, उसके लिए भी आप आवाज नहीं उठा सके। इसलिए ज्यादा वैसी बात करने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम को समझो। अरे मुझे एक नीति तो बता दो सपा की एक नीति बता दो जो कल्याणकारी हो। वो शेड्यूल के लोगों को जाति के आधार पर बात करते हैं। बीजेपी का आभार नहीं व्यक्त कराना है, इसलिए वोट नहीं देगा। आभार? अरे आप लोग पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? अरे आप लोग देखते बहन जी ने क्या कहा। अरे तुम लोगों ने जो मानवर कांशीराम साहब स्मारक को बिल्कुल उसमें बदल दिया था, गंदा कर रखा था, कौन बोल रही थी। अगर उस सरकार ने, योगी सरकार ने, अगर हमारा जो टिकट का पैसा जाता है, अरे कान खोल करके सुनिएगा पहले सुनिएगा, अरे सुनिएगा पहले कि जो टिकट का पैसा था अगर सही उसको ठीक करा दिया, तुम्हारी मंशा तो नहीं थी, तुमने तो देखभाल नहीं की, तुमने तो किसी तरह का बंद कर दी। जब तक भाई मेरी बात दोनों मित्रों को रोकूंगा, सुरेश भाई को भी रोकूंगा और आजम भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, सुरेश जी को भी, आजम खान को भी। आजम खान साहब एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं अनुभव चक के पास जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल है, ये बात आती है बार बार कि मायावती ने मुस्लिमों के हित के लिए संघर्ष नहीं किया सड़क पर, मुस्लिमों के गिरफ्तारी हुई, बुलडोजर चले, मायावती और बसपा सड़क पर नहीं उतरी, जेल भरो आंदोलन नहीं किया। ये आरोप लगता है मायावती पर। मैं समझना सिर्फ ये चाह रहा हूं बहुत मासूमियत के साथ कि क्या सपा ने ऐसा किया? आजम खान के ऊपर 150 मुकदमे लगे, वो जेल और रेल के बीच में झूलते रहे, वो बेटा पत्नी सब हैं, बकरी चोरी और क्या क्या। आपने रामपुर भी बंद कराया, 500 आदमी भी जेल गए नहीं, इरफान जेल गया, आपने कानपुर में 5000 आदमी भी जेल भेजे, धरना दिया, प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया नहीं। ऐसे 100 उदाहरण है। आपने भी तो ट्विटर पर जो कुछ संघर्ष किया ना, वो मायावती भी करती है, उनके भी पास लोग हैं, बोले भाई 2 ट्वीट ठोक देना, बोले ठीक है भाई जी ठोक दिए, बोले हमको दिखा लेना, बोले ठोक दिया। आपने भी तो वही काम किया। आपने कौन सी ऐसी क्रांति कर दी कि हाहाकार मच गया उत्तर प्रदेश में, 10 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, बोले अल्पसंख्यकों हम तुम्हारे लिए जान देने आए हैं। ऐसा तो आपने भी नहीं किया।
क्या मुझे एक बात बता दो कि नहीं भाई साहब वहां देखिए हम लोगों ने आमरण अनशन किया और 50,000 आदमी खड़ा कर दिया। एक उदाहरण आजम भाई, बरेली दंगा होता है, हमारा प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने के लिए तैयार था। प्रतिनिधिमंडल छोड़ो यार, मैं मंडल की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं कर रहा। सरकार ने ना नहीं जाने दिया, सरकार ने नहीं। जब हम उनकी बात सुनते समझते तभी तो कुछ कहते, ऐसा तो है नहीं कि बिना अच्छा आप बात ही नहीं समझ पाए आजम खान की, लो कर लो बात, आप आजम खान की बात ही नहीं समझ पाए। अब बताओ चाचा सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आपका तो आपके नामा राशि हैं, आपके बड़े हैं, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि आजम खान ही बचा था ये बोलने के लिए, आजम खान पे गजब करते हो यार, बोले सुनते तो जाते। और प्रतिनिधि मंडल की एक बात आजम भाई ने कही, मैं अपना अनुभव बता दूं, मैं तो बड़ा विचित्र आदमी हूं, मेरे अनुभव भी बड़े विचित्र होते हैं, इसलिए मेरा भरोसा प्रतिनिधि मंडलों की राजनीति पर कभी रहा नहीं सतीश जी ना। मुजफ्फरनगर में दंगा था, अजीत सिंह जी से मैं मिला, मैंने अजीत सिंह से कहा कि आपको मुजफ्फरनगर जाना चाहिए और जो खेत दिखे पहला उसी में बोरा डाल के बैठ जाओ, टेंट अपने आप लग जाएगा और आप केंद्र में खड़े हो जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के। उन्होंने कहा ऐसा है और वैसा है, दिस है दैट है, तो मैंने कहा आप तामझाम से मत जाइए, मोटरसाइकिल पर बैठिए, गमछा लपेटिए और चले जाइए, और एक बार आप वहां पहुंच गए तो आपको कोई नहीं हटा देगा, न शासन न प्रशासन, आप पर तो लाठी नहीं चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब पर तो लाठी नहीं चल सकती थी। बोले अच्छा मैं सोचता हूं, और हुआ क्या अगले दिन, सुन लो आजम खान, हुआ क्या, समरपाल लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी कि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी कल अपने घर से प्रातः 9 बजे कार द्वारा निकलेंगे मुजफ्फरनगर जाने के लिए। क्या, और प्रतिलिपि राष्ट्रपति से लेके और सिपाही तक सबको जारी कर दी। यूपी बॉर्डर पर लोग पहुंच गए माला लेके, पुलिस भी पहुंच गई, माल्यार्पण हो गया, फोटो खींच गए, पुलिस के साथ बैठे, गेस्ट हाउस गए, वहां कॉफी पी और सीधे घर वापस चले गए। बोले जाने नहीं दिया पुलिस ने। ऐसे जाता प्रतिनिधिमंडल, ऐसे जाता है, तफरी कर रहे हो यार, मौज ले रहे हो और बता रहे प्रतिनिधिमंडल कैसे जाएगा फिर। अरे हम वो भी बता देंगे, टेलीफोन करना हम बता देंगे, अब यहां बताएंगे तो कड़वा हो जाएगा, मैं बता तो दूंगा यहां भी कैसे जाता है प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी टप्पल गए थे, ऐसे जाता प्रतिनिधिमंडल। मुलायम सिंह की सरकार थी, सुन लो आजम खान, मुझे नहीं पता तब आप क्या कर रहे थे, मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते। अशोक सिंघल 80,000 की पुलिस फोर्स लगी, उसके बाद भी राम जन्मभूमि पर प्रकट हुए सीधे, क्या सन्नाटा खा गई सारी सरकार। ऐसे जाया जाता है, ऐसे जाया जाता है। आप पूछ रहे हो कैसे जाया जाता है, 2 उदाहरण बता दिए, और आप कहेंगे तो 2-4 और बता देंगे, और टेलीफोन पर पूछेंगे तो 50 बता दूंगा मित्रता में। इसलिए आगे से कभी ये ना कहिएगा कि हमें तो पता ही नहीं था कैसे जाया जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रामा है राजनीति में कि जब वहां निषेधाज्ञा लगी हो किसी इलाके में तो ट्विटर करके बताओ कि हम कल सुबह 10 बजे निकलेंगे, तो कौन जाने देगा। आप जाने ही नहीं चाहते यार, आपको उंगली कटवा के शहीद बनना है, सच्चाई तो ये है ना। बिल्कुल ठीक। जिनको जाना होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मसला था, मायावती बहुत रेयर घर से निकली हैं ऐसे लिए, उनमें से एक घटना है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, मायावती के जाने पर रोक लगाई गई, वो रोड से निकल गई नहीं। और सुन लो कहा जाता कैसे, एक बात बता दूं, बड़ी रोचक बात है, अब तो इतनी सख्ती है नहीं, कोई कर नहीं सकता। इमरजेंसी लगी हुई थी आजम भाई, अब इमरजेंसी का तो ताप आपने किताबों में पढ़ा ही होगा, बड़े बूढ़ों ने भी बताया होगा। अनुभव भाई आप भी सुन लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ तमाम वारंट थे, इंदिरा जी की सरकार बुरी तरह उनको खोज रही थी कि स्वामी मिले तो स्वामी को कूच दो। अब स्वामी भी स्वामी, ऐसे ही थोड़े उनको स्वामी टाइटल है उनका, वो स्वामी है। राज्यसभा चल रही थी, विद्याचरण बंसी लाल सब बैठे, ओम मेहता
चर्चा चल रही, अचानक से आवाज आई, चेयरमैन सर आई हैव ए ऑब्जेक्शन। लोगों ने देखा सुब्रमण्यम स्वामी, ऑब्जेक्शन बोला और सट से बाहर। विद्याचरण बोले जाने ना पाए, पकड़ो इसको, और भगदड़ मची और ये सटपट पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 से बाहर निकले। वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उससे बैठ के बात हो गई। ये किस्सा तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा। क्या लिखा वो 2 लाइन मेरे स्मरण में बता दे रहा हूं। कैसे जाया जाता है कहीं, आजम भाई आपकी पार्टी के भी काम आएगा। अच्छाई कहीं से मिले सीख लो। आप लोग युद्ध इसलिए नहीं कर पाए कि आपको पता ही नहीं था कि जाया कैसे जाएगा। आज मैंने बता दिया रास्ता। अटल जी ने लिखा कि आसमान से प्रगटे स्वामी, आसमान से प्रगटे स्वामी, इंदिरा गई सनाका खाए। सन्नाटे में चली गई इंदिरा गांधी देख के। ऐसे जाया जाता है। मेरे ख्याल से अब समाजवादी पार्टी आजम खान के समर्थन में पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि आंदोलन कैसे किया जा सकता है। अनुभव चक, फिर वही प्रश्न कि मुसलमान को भरोसा किस पर? सपा कह रही हमारे अलावा और किस पर, और बसपा कह रही है कि इन पर भरोसा 2 बार आपने करके देख लिया, ये आपकी सरकार नहीं बनवा सकते। क्या आपकी समझ क्या कह रही है, क्या स्थिति है? देखिए अमिताभ जी, फिर मैं वही बात कहूंगा जी, कि ये दोनों दल लगातार इसी प्रयास में है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी जी को हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। और उसके लिए जो इनको 18% वोट है, वो एक मुश्त वोट इनको चाहिए। और उसी कारण बस ये लगातार कौन भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितना ज्यादा उल्टा सीधा बोल सकता है, कितना ज्यादा निगेटिव बोल सकता है, कितना ज्यादा अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से दूर करके दिखा सकता है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो अपना प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास कर रही है, और उसका परिणाम 2027 में दिखाई दे जाएगा। निगेटिव राजनीति करने वाले को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। सकारात्मक राजनीति करने वालों को, उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वालों को, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता इनाम के रूप में उत्तर प्रदेश गद्दी सौंप चुकी है। और एक बात अमिताभ जी मैं और कहना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों से डिस्टेंस बना के चलती है, किसी उनके संघर्ष में, उनके परेशानी में खड़ा नहीं होना चाहती, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा अमिताभ जी, कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि समाजवादी पार्टी कुछ घटनाओं में जो मुसलमानों के हित का काम करते हैं, जो संत के रूप में रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ना जाने कितने मासूम लोगों को गोलियों से भूना है, जब ऐसे मुसलमानों की बात आती है, चाहे संत मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे संत अतीक अहमद रहे हो, वहां पर इनकी पार्टी जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है, और वहां पर फातिया पढ़ने भी ये लोग जाते हैं। बाकी निर्दोष लोग अगर कहीं पर, निर्दोष पीड़ित किसी भी समाज का हो, वहां पर ये दूरी बना के चलते हैं। ये बात ठीक है कि मायावती जी ने जो सिक्का उछाला है, इसका परिणाम 27 में तभी पता लगेगा जब जनादेश आएगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इस तर्क में सपा के तर्क पास भी अपने तर्क है और मजबूत तर्क है, और बसपा का ये तर्क भी मुझे ठीक लगता है, थोड़ा मजबूत लगता है कि आपने 2 बार फुल सपोर्ट करके देखा सपा का, सपा सरकार नहीं बना पाई। ये तर्क जमीन पर मायावती ले जाना चाहती हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि गांव देहात में जाइए और मुसलमानों के घर में जाइए और उनको ये बताइए, ये मत कहिए कि सपा खराब है, ये कहिए कि सपा के बस का नहीं है। ये रणनीति बदल दी मायावती ने। उन्होंने अपने कल की बैठक में ये कहीं नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाओ जाके मुसलमानों के यहां ना। शायद वो ये जानती हैं कि मुसलमान और सपा का एक रिश्ता है, इसलिए उन्होंने कहा उनसे ये कहो जाके कि वो भले ही ठीक हो, भाई मुझे नहीं पता ठीक है खराब, लेकिन मान लो ठीक भी हो तो भी उनके बस का तो नहीं है ना। ये बात थोड़ी सी कन्विंसिंग हो जाती है। जब कोई ये कहे कि भाई साहब देखिए आपने उनकी 2 बार मदद की, वो तो वो काम कर ही नहीं पाए, इसका मतलब है आपकी मदद बेकार गई। बोले हाँ, तो बोले एक बार मेरे ऊपर मेरी मदद करके देख लो, मैं कर जाऊंगा।
तो 10 में 2 लोग ऐसा जरूर सोच लेते, चलो यार एक बार इन्हीं को दांव दो, इन्हीं पे आजमा लो। मैं नहीं कह रहा 10 में 10 आ जाएंगे, लेकिन 10 में 2 जरूर, 3 जरूर सोच सकते हैं। क्योंकि 22 का जो डिवेकल था ना, जो लोग चुनाव के आंकड़ों को गौर से देखते हो मेरी बात से सहमत होंगे, 22 का डिवेकल सपा के लिए बड़ा था आजम भाई, क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा उसका दिल टूटा। कई मुसलमानों से मेरी बात हुई सतीश प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो इस बार बिल्कुल जान लगा दिए थे, बोले जितनी शक्ति सामर्थ्य संसाधन हमारे पास थे सब लगा दिए थे, फिर भी बोले 111 पे आके अटक गए। यहां से थोड़ा सा शायद मायावती ने उसी थ्रेड को पकड़ा है कि मुसलमान में हताशा है, उसको लग रहा है कि भाजपा का रथ तो दौड़ता जा रहा है, सटपट 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 सटपट, तो उसके अश्वमेध के अश्व को कौन बांधे? तो बोले भाई इनको 2 बार आगे करके देखा, ये तो नहीं बांधे। और ये बात सच है कि डीएम का फार्मूला आजम भाई एमवाई के फार्मूले से बड़ा है, होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो फार्मूला बड़ा है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फार्मूला कोई नहीं जितना बड़ा फार्मूला डीएम है। होगा कि नहीं होगा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अभी जो खुली आंखों से दिखता है डीएम मतलब दलित प्लस मुस्लिम। ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, यह फर्रुखाबाद में भी मायने रखता है, ये फिरोजाबाद में भी मायने रखता है, केवल रामपुर में नहीं। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दलित और मुसलमान मिलकर 35-38% को क्रॉस नहीं कर रहे हो। कोई इलाका नहीं, कोई जिला नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई नहीं। तब मैं फिर कह रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सेगमेंट सबसे बड़ा है डीएम, उसके बाद एमवाई है। एमवाई पूरा पूरा जोड़ लें, मैं ये नहीं कहता पूरा पूरा कभी किसी को नहीं मिलता, सपा को सर्वोत्तम मिला तो 82 मिला, लेकिन अगर पूरा भी जोड़ लें आजम भाई तो 19.2 मुसलमान, 19 ही मानो, ठीक, और 14 यादव, 33, 33.25 मैक्सिमम यही है ना, 100%। 100 में 100 नंबर आए तो 33% वोट बना, ठीक। और इनके 100 में 100 आ जाए मायावती के तो 22 और 20 42। ये अंतर है, ये अंतर है। उनका कैनवास बड़ा है, क्या होगा जनता जाने, लेकिन कैनवास बड़ा है और मायावती ने उसी बड़े कैनवास को समझा है। और इस बार उन्होंने मुसलमानों को एड्रेस किया है। यह स्ट्रेटेजी में अंतर है मायावती की जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने सपा को उल्टा सीधा कहने में एनर्जी नहीं लगाई, उन्होंने मुसलमानों को यह बताने में इस बार एनर्जी लगाने की कोशिश की है कि तुम्हारी चॉइस गलत है। जिस बंदूक से शिकार हो नहीं सकता उस बंदूक को कितना भी चलाओ कोई लाभ नहीं, वो ऐसा बताना चाह रही है। वो कह रहे हैं कि शिकार वाली बंदूक मेरे पास है, इधर आओ। आएंगे कि नहीं आएंगे मुसलमान मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कह रही है कि इनके पास तो गुब्बारे वाली बंदूक है, इससे गुब्बारा फोड़ा जा सकता है, और शेर मारना है तो हमारे पास अंदर दुनाली है, उसमें लीथड़ का कारतूस है, आ जाओ। अब यहां से समाजवादी पार्टी को एक प्रिकॉशनरी मेजर तो लेना ही होगा। ये केवल ट्विटर की बात नहीं, नीचे चर्चा का विषय बनेगा, ऐसी मेरी समझ कहती है। ये जनता के बीच में मुसलमान वर्ग में ये चर्चा होगी कि मायावती ने ऐसा कहा तो इसका मतलब क्या। और कोई वर्ग हो, कोई समाज हो, कोई जाति हो, मैं सबसे कह रहा हूं, सबकी इच्छा, और कोई पार्टी हो, सबकी इच्छा ये होती है कि गुरु सरकार बन जाए तो मौज आ जाए। क्या मुसलमान की भी इच्छा होगी? क्यों नहीं होगी कि एक बार सरकार बन जाए तो कुछ ये है कारोबार चल जाए। कैसे बने वो भी ढूंढ रहा होगा, कैसे बन सकती है।
उसमें वो तय करेगा कि किसके पीछे चलने से सरकार बन सकती है, मायावती के या अखिलेश यादव के। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।